पुत्र प्रेम कहानी के इस भाग में हम आज इस कहानी का सारांश और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर जिन्होंने इस कहानी के तीनों भागों को पढ़ा है, तीनों भागों के वीडियो को सुना है, वे इस कहानी को समझ गए होंगे। कहानी क्योंकि बहुत छोटी कहानी है, पर फिर भी औपचारिकतावश मैं इस कहानी के सारांश को आप लोगों के सामने जो है रख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसके बाद हम इस कहानी के क्वेश्चन आंसर पर बातचीत करेंगे। पहला क्वेश्चन ही बनता है कि पुत्र प्रेम कहानी का सारांश लिखिए। किसी भी कहानी का सारांश जो है पहला क्वेश्चन बन जाता है। तो आप जानते हैं कि बाबू चैतन्य दास अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़े हुए व्यक्ति हैं और केवल उसको पढ़ा नहीं है बल्कि उसको जीवन में उतारे हैं, उसको फॉलो करते हैं। और उनका पेशा क्या वकालत का है, लेकिन अर्थशास्त्र के सिद्धांत को वे नहीं छोड़ते हैं और इसी सिद्धांत का पालन करते हुए वे सब कुछ हासिल करते हैं। जिसमें प्रेमचंद जी ने बताया कि 2-3 गांवों में उनकी ज़मींदारी भी थी, बैंक में कुछ रुपए भी थे और व्यर्थ का वे एक पैसा भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। अगर कोई भी खर्च उनको व्यर्थ लगता था तो उसको वे हटा देना ही उचित मानते थे। उनके 2 लड़के थे, बड़े का नाम प्रभुदास और छोटे का नाम शिवदास है। दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। केवल एक श्रेणी यानी एक क्लास का अंतर रहता है। दोनों बुद्धिमान चतुर होनहार थे, लेकिन चैतन्य दास जो है प्रभुदास को बहुत मानते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि प्रभुदास वकालत पढ़े, बहुत बड़ा वकील बने। इसलिए प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद वकालत पढ़ने का निर्णय उन्होंने लिया था और उसे बैरिस्टर बनाना चाहते थे। उस जमाने के अंग्रेजी राज में यही सबकी दिली इच्छा होती थी। लेकिन बीए की परीक्षा के बाद अचानक एक करवट जो है युग ने बदला, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ कि प्रभुदास को बहुत ज्वर आने लगा। डॉक्टर ने जब बुलाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत गंभीर बीमारी है, जिसको उसने तपेदिक कहा और इस बीमारी के कारण यह दिन प्रतिदिन प्रभुदास क्षीण होता चला जा रहा है। और बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में तो यह रोग किसी को था नहीं, तो प्रभुदास को कैसे हो गया। फिर भी डॉक्टर समझाते हैं कि आप कुछ उपाय करिए जिससे ये स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जो है बहुत दवाओं पे दवाएं चलती हैं और डॉक्टर उसको सैनिटेरियम भेजने की सलाह देते हैं। लेकिन जो है चैतन्य दास अपने कंजूस इरादों के चलते उसे कहीं भेजते नहीं हैं और प्रभुदास की हालत और भी ख़राब हो जाती है। लेकिन वह उस ख़राब हालत में भी अपना जो है बीए की परीक्षा जो है पास करता है। लेकिन पास होने के बावजूद उसको कोई खुशी नहीं रहती, उसके चेहरे पर मायूसी ही रहती है। अब चैतन्य दास उसकी उपेक्षा करने लगते हैं और उस भावना की पूर्ति के लिए अपने छोटे बेटे शिवदास को जो है शिवदास की ओर ध्यान देने लगते हैं। ऐसे में मानसिक रूप से भी प्रभुदास अपने आप को एक
मतलब कहें तो कमज़ोर पाता है कि इस मोड़ पर उसका कोई साथ देने वाला नहीं बचता। लेकिन बाबू चैतन्य दास सब कुछ जानते समझते हुए भी अपनी कृपणता को जो है उभर कर आने नहीं देना चाहते, इसलिए लोक लज्जा के कारण कुछ जो है दवा दारू कुछ खर्च करते रहते हैं। वे डॉक्टर को यहाँ तक कि गुस्से में कह देते हैं कि अगर आप जान रहे हैं कि यह ठीक नहीं होगा तो आप क्यों जो है मेरा पैसा बर्बाद किए। देखिए यहाँ लाइनिंग है, तब आप लोग मुझे क्यों भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि भाई हम लोग तो अनुमान ही कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगा है तो मेरा यह मकसद नहीं था कि मैं आपको भ्रम में डालता। फिर भी शिवदास जो है अपने पिता की तरफ से डॉक्टर से माफ़ी मांगता है और कहें तो कहानी में अंत में देखते हैं, अंत आते आते प्रभुदास को जो है इटली भेजने का प्रस्ताव डॉक्टर देते हैं, लेकिन उसमें भी जो है वह नहीं चाहते कि इटली जाए। उनकी पत्नी तपेश्वरी बहुत जोर देती हैं, तब जो है चैतन्य दास हामी भरते हैं कि वह प्रभुदास को इटली भेजेंगे। लेकिन हामी तो भर लेते हैं, कहते हैं कि पैसा आएगा तो ही भेजेंगे। और इतना कुछ होते होते तर्क वितर्क करते करते अंत में आते हैं कि वह उसको इटली नहीं भेजते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। यानी बताते हैं कि जब ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है तो मैं अपना पैसा बर्बाद क्यों करूं। इस तरह तपेश्वरी जो है बाबू चैतन्य दास की पत्नी जीत करके भी बाजी हार जाती है। ये लाइन भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, जीत कर भी उसकी हार हुई। अब शिवदास बीए पास हो जाता है, बाबू चैतन्य दास अपने ज़मीन को बंधक रख करके उसे इच्छा को अब अपने छोटे लड़के से पूरा करना चाहते हैं और उसे इंग्लैंड भेजते हैं। वहाँ जा कर के वह इंग्लैंड चला जाता है और उसके एक सप्ताह पीछे जो है प्रभुदास मर जाता है। कहानी में मोड़ उस समय आता है जब बाबू चैतन्य दास काशी के मणिकर्णिका घाट पर अपने पुत्र के शव की अंतिम क्रिया कर्म करने के लिए आते हैं और इन सब का जो है 3000 रुपयों के चलते उनके अंदर एक कल्पना आती है कि 3000 रुपयों का मुंह देख करके मैंने अपने बेटे को खो दिया, और इससे ग्लानि शोक और पश्चाताप के क्षण जो है उनमें बेध रहे थे, या मन ही मन उनके भीतर था। इस परिस्थिति को ये समझ रहे थे। किंतु जब एक युवक मिल जाता है जो देहात का रहता है, अपने बूढ़े पिता की अंत्येष्टि करने के लिए, अंतिम क्रिया कर्म करने के लिए मणिकर्णिका घाट पर आता है और उसका साथी बताता है कि इसने बहुत किया अपने पिता के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, साहब मुँह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकरे समझा, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है। इस युवक के बारे में जान करके बाबू चैतन्य दास को बड़ा पछतावा होता है। उस युवक के जिसके पिता की मृत्यु हुई है, उसके विचारों को भी जान करके उनको बड़ी आत्मग्लानि होती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, देखिए युवक क्या कहता है
अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता, नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया है। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। ऐसा जो है वह सोचता है कि मैंने जो कुछ किया अपने पिता के लिए किया, मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने कुछ कमी उनके लिए नहीं छोड़ी। इस बात को सुन करके उनके हृदय में, बाबू चैतन्य दास के हृदय में बाण के समान लगता है और वे अपने आप को सारे संसार के समक्ष हृदयहीन, आत्मशून्य, भौतिकतावादी मानते हैं कि उन्होंने मात्र 3000 रुपयों के लिए अपने पुत्र के इलाज का कोई प्रबंध नहीं किया, उसकी मृत्यु का कारण बन गए। इसलिए अंत्येष्टि का जो कर्म होता है उसमें उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। अब उनके पास यही एकमात्र उपाय रह गया था। तो यह इस कहानी का जो है सारांश हुआ। अब इस कहानी में जो प्रश्न बनते हैं हम लोग चलिए उसको देख लें थोड़ा। पहला प्रश्न है, मैंने बता ही दिया, पुत्र प्रेम कहानी का सारांश लिखिए। दूसरा है, व्यक्ति लोभ में किस प्रकार हृदयहीन और निष्ठुर हो जाता है। पुत्र प्रेम कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। या इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में दिया जा सकता है, पुत्र प्रेम कहानी एक मनुष्य की हृदयहीनता की कहानी है, यह स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न बन सकता है, इस कहानी के आधार पर तपेश्वरी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तपेश्वरी कौन है? बाबू चैतन्य दास की पत्नी है और शिवदास और प्रभुदास की माँ है। या यही प्रश्न दूसरी तरह से पूछ सकता है, तपेश्वरी प्रभुदास को इटली भेजने के लिए किन किन तर्कों द्वारा समझाने का प्रयास करती हैं। चौथा प्रश्न बन सकता है कि बाबू चैतन्य दास के साथ मणिकर्णिका घाट पर कौन सी ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें उनकी हृदयहीनता और आत्मशून्यता का आभास कराया। पांचवा प्रश्न बन सकता है कि पुत्र प्रेम कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्रांकन कीजिए अथवा बाबू चैतन्य दास का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके अलावा लाइनिंग क्वेश्चंस, मैंने कहा लाइन आपको दे करके उसी से प्रश्न जो है आपके सामने रख दिए जाएंगे। जैसे इसी तरह की एक लाइन जो है मुझे दिखाई दे रही है लास्ट में, मैंने उसको अंडरलाइन भी करवाया आप लोगों से। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है। देखिए, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य कहाँ चला जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। अब इसी लाइन पे प्रश्न बन सकता है कि इस कथन का संदर्भ स्पष्ट करते हुए कथन के संबंध में आप अपने विचार लिखिए। ऐसा प्रश्न जो है बन सकता है। या ऐसे ही अलग लाइन आपको दी जा सकती है कि नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। इस तरह जो है कि लाइनिंग जो है दी जा सकती है। कहानी वैसे छोटी है, आप कहानी को 1 घंटे में चाहे तो 5 बार पढ़ सकते हैं। ऐसी कहानी है, 5-6 बार, क्या और ज़्यादा बार ही पढ़ सकते हैं, इतनी छोटी कहानी है। छोटी होते हुए भी बहुत प्रभावित करने वाली कहानी है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि बाबू चैतन्य दास के साथ मणिकर्णिका घाट पर कौन सी ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें उनकी हृदयहीनता और आत्मशून्यता का आभास कराया। इस प्रश्न को इस लाइन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, जो देखिए यहाँ है लास्ट पैराग्राफ में,
इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। तो इस तरह इस प्रश्न से इस चैप्टर से जितने प्रश्न बन रहे थे उनको मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब आपके और भी जो प्रश्न बनेंगे आप लोग देखिएगा, बनते हैं, आप उसको पूछिएगा। और जहाँ तक है मैंने कहानी को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। क्वेश्चन के आंसर आप खुद लिख सकते हैं, कोई कठिन कहानी नहीं है। अगर कोई परेशानी है इनके आंसर्स में तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के इनके आंसर भी जो है प्रोवाइड कराऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।